नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, योगी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश कर रही है और ये बजट पिछले जो बजट था उससे करीब 12.9% अधिक का बजट है और ये मेगा बजट चुनावी साल में सबसे बड़ा बजट है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और आखिरी और अपना योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये 10वां बजट है जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें ये मेगा बजट 9,12,696 करोड़ से अधिक का बजट है और इस बजट में सभी का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वो युवा हो, महिला हो या फिर किसान हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर विकास की बात हो, सबको एक साथ और सबको लाभ मिले, इसको ध्यान में रखते हुए बजट का तैयार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बड़े विशाल बजट में जो 9,12,000 करोड़ का बजट है, इस बजट में सभी के लिए विशेष चीजें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेटियों को जो शादी के लिए जो सहायता राशि थी उसे दोगुना कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, युवाओं को 10 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। वहीं स्टार्टअप से लेकर के वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरीके से लीडर श्रेणी में आया है, किस तरीके से मोबाइल उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश एक विशेष स्थान रखता है जहां पर 65% से ज्यादा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अगर एमओयूज की बात की जाए तो 50 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन है। यही नहीं, लड़कियों को स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए इस बजट में है। वहीं अगर बात की जाए तो स्मार्टफोन, टैबलेट्स के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान है। अयोध्या के लिए 100 करोड़ का बजट है। मेरठ, वृंदावन और जगहों के लिए 800 करोड़ का बजट है। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए ये बहुत बड़ा बजट है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 10वां बजट है और विशाल बजट है। इस बजट में तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और सबके विकास और कल्याण के लिए इस सरकार ने इस बजट में विशेष ध्यान दिया है। सही, इसमें बहुत सारी बातें जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वो बताई है कि किस तरीके से अगर हम स्टार्टअप रैंकिंग की बात करें तो लीडर है उसमें उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, कौशल विकास की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रथम है और अगर किसानों की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का एक अपना अलग स्थान है। तो लगातार उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और मुख्यमंत्री के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने शायरी भी पढ़ी और साफ तौर पर कई नहीं, एक या दो कई शायरी पढ़ करके उन्होंने इस आम बजट को पेश किया और लगातार वो अपनी जो मुख्य बातें इस बजट की वो पेश कर रहे हैं। इस बजट के बाद मुख्यमंत्री 1 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे के करीब है। ऐसे में इस बजट को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए और कहा है ये बीजेपी का अंतिम बजट है और ये उनका विदाई का बजट है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और सरकार पर कटाक्ष किया है, सरकार को घेरने का काम किया है और उनकी विदाई को लेकर के तंज भी कसा है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ अपूर्व जुड़ रहे हैं। अपूर्व, बजट में आज अयोध्या के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है और 100 करोड़ रुपए की बात अयोध्या के लिए की गई है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में डेवलपमेंट के कार्य लगातार आप दिखाते रहे हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक नई अयोध्या बनकर तैयार हुई है योगी सरकार में और एक बार फिर से अयोध्या पर विशेष फोकस किया गया और 100 करोड़ की सौगात अयोध्या को मिली है। बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, यानी कि जो दो सीजन का कार्यकाल रहा है, दो बार इन्होंने पद ग्रहण किया है, उसके बीच का जो कार्यकाल रहा है उसके बीच कहीं ना कहीं अयोध्या को लगातार सौगातों की बौछार मिली है और कहीं ना कहीं इस बजट में भी अयोध्या को मुख्य रूप से 100 करोड़ का बजट दिया गया है विकास कार्यों के लिए। लगातार डेवलपमेंट लगातार अयोध्या में दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर वित्त मंत्री ने भी बजट पेश किया है कि अयोध्या को 100 करोड़ रुपए। इसके पहले भी जब जब बजट की बारी आई है बीते समय में, तब अयोध्या को लगातार सौगातों की बौछार हमेशा मिली है, क्योंकि देखिए धार्मिक क्षेत्र है और लगातार पर्यटन नगरी के रूप में इसको योगी सरकार विकसित करना चाहती है। उसके दृष्टिगत लगातार सौगातों की बौछार करती रहती है। यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे जो है प्रधानमंत्री आए, तो जब भी वो आते हैं या जो है
कुछ उनको कुछ अच्छा करना होता है तो अयोध्या को प्रमुख बिंदु पर रखकर रामनगरी अयोध्या को सुसज्जित और कहीं न कहीं भलीभूत फलीफूल देखना चाहते हैं। तो यही वजह है कि 100 करोड़ का जो है 100 करोड़ के विकास कार्य के लिए इन्होंने सौगात दी है, बजट दिया है, तो ये कहीं न कहीं बड़ा ही सराहनीय रहा है। अब देखिए विपक्ष कुछ भी कटाक्ष करता रहे, लेकिन अगर सच रूप में माना जाए, देखिए मैं एक पत्रकार के हैसियत से और एक आम नागरिक के अगर बात की जाए तो बीते सरकारों में भी अयोध्या हमेशा उपेक्षित रही है। लेकिन योगी सरकार के आ जाने के बाद लगातार विकास कार्य, देखिए लगातार पर्यटन नगरी में लगातार नजर आ रहे हैं, लगातार लाख से सवा लाख लोग रोजाना रामलला का दर्शन कर हैं। तो कहीं न कहीं ये सौगात देने की प्रक्रिया है, यही वजह है कि लगातार लोगों का जो उत्साह है वो हमेशा जो है योगी सरकार, तो योगी सरकार की तरफ जब रहते हुए भी तब वित्त मंत्री ने ये कहीं न कहीं ये डिसीजन लिया होगा कि इसको और जो है बढ़ाया जाए और 100 करोड़ का बजट देने का जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है, ये कहीं न कहीं सराहनीय है। और दूसरी खबर की मैं अखंड बात करूँगा कि जो अब्दुल रहमान आतंकी था, जो राम मंदिर की साजिश का आरोप लगा था उसको उड़ाने के लिए, उसको आज सुपुर्द खाक किया गया है। बीते 2 दिन पहले उसका फरीदाबाद जेल में उसके सहयोगी जो उसके बैरक में ही बंद था, उसके द्वारा उसकी कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम बाकायदा प्रशासन की निगरानी में किया गया। फिर परिवार वाले वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे लेकर आज सुबह लगभग मैं बात करूँ तो 6 बजे अयोध्या पहुँचे हैं। लगभग 1 घंटे में ही उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हालाँकि जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं या अगर बात की जाए परिवारजन है, उनका एक साफ आरोप है कि ऐसे जेलों में अगर ऐसा हो रहा है तो किस तरीके की निगरानी, इसकी सघन जाँच होनी चाहिए कि किस वजह से इस आतंकी को मौत के घाट उतारा गया। अपूर्व, एक सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक आतंकी के जनाजे में एक जन सैलाब शायद देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि इस तरीके से एक आतंकी के जनाजे में जल चला, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी थी कश्मीर में, लेकिन अब ये तस्वीरें हमें अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। इस यहाँ पर एक्चुअल स्थिति क्या थी, कौन वो लोग शामिल थे? क्योंकि एक आतंकी के रूप में उसकी पहचान थी, उसकी हत्या हुई, जो भी हुआ, लेकिन इस तरीके से एक आतंकी के जनाजे में इस तरीके का जनसैलाब उमड़ना अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। क्या अभी भी लोग इस तरीके से आतंकियों के समर्थन में उसके जनाजे में शामिल होते हुए अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं? तो देखिए अखंड मेरा जो अनुमान है, मैं उस दिन भी लगा था खबर पे जिस दिन इसका जो है इसकी मृत्यु की गई, उस दिन भी मैं इसके घर पे था और आज भी जब जनाजे का समय था तब भी मैं बात करूं तो मैं उसके घर पे 3 बजे रात से था। 3 बजे रात से और मैं लगभग 10 बजे तक उसके घर पे मौजूद था। तो ये जो लोगों का जो कहना है, जो आस-पड़ोस के पहले भी मैंने खबर की थी जब ये जो है इसके ऊपर आरोप लगे थे, आतंकियों का सरगना बताया गया था, आईएसआई से इसके संबंध बताए गए थे उस समय भी। लेकिन आस-पास के लोगों का कहना है कि जो अब्दुल रहमान था, जो मुख्य आरोपी है उसका उसका किसी से कोई भेदभाव नहीं था। वो सभी से मिलने-जुलने वाला इंसान था, किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था। रिक्शा चालक था, वो अपना रिक्शा मजनाई से कुचेरा बाजार तक ले जाता था, कुचेरा बाजार से फिर मजनाई छोड़ने वही रिक्शे का कारोबार था। वही जमात में जाने के बाद, दिल्ली जमात में जाने के बाद धीरे-धीरे खुफिया एजेंसी, एसटीएफ और एटीएस के जो संयुक्त टीम ने इसका पर्दाफाश किया। हालाँकि अगर बात की जाए जनाजे में इतने लोगों की उमड़ने की, तो उसके देखिए कोई बाहरी नहीं था, उसके मामा, फूफा, दादा-दादी बात करें रिश्तेदार थे और जो उसके मोहल्ले के आस-पास के जो घर के लोग थे वही थे। हालाँकि देखिए भीड़ तो सबसे ज़्यादा थी, लेकिन कहीं न कहीं सहानुभूति भी थी। लोगों का ये बाकायदा ये आरोप था कि अब्दुल रहमान को जिस साजिश के तहत फँसाया गया, ये एक साजिश है और ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके किसी भी सरगना से के साथ नहीं था और वो एक नेक दिल बंदा था, ऐसा लोगों का कहना है। हालाँकि जो जाँच एजेंसियाँ जिस जाँच करने के बाद जो जिस मुकाम पे पहुँची, उसके घर से कई सारी चीज़ें बरामद हुई, हैंड ग्रेनेड जिंदे पकड़े गए। तो इसके ये आरोपों का जो दौर है वो लगातार दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जनाजे में इतने लोग की उमड़ने की बात की जाए, तो वो कोई बाहरी नहीं था, उसके अपने लोग थे, अपने घर के लोग थे। तो ये साफ तौर पर मैं कह सकता हूँ।
हाँ बिल्कुल अपूर्व, जो भी है, लेकिन सहानुभूति के रूप में अगर कई लोग, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जनाजे को देख करके, और जैसा कि आपने बताया कि उसमें कोई बाहरी लोग नहीं थे, घर के ही लोग शामिल थे, तो तमाम चीजें हैं। अब कोई अपराधी था, आरोपी था, क्योंकि उसकी जांच हुई और उस जांच में कई सारी चीजें निकल करके सामने आई, तो बहुत ऐसी चीजें हैं। और बिल्कुल जो भी चीजें आपने बताई उसको साफ किया कि वहां पर उसके जनाजे में घर के ही लोग थे, बाहरी लोग वहां पर कोई भी मौजूद नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपूर्व इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, रायबरेली की अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार रायबरेली में देखने को कई चीजें मिली, जैसे रायबरेली एसपी की जब तबादला हुआ, तबादला होने के बाद अगर बात करें तो रायबरेली एसपी रवि कुमार के लिए चैलेंजिंग काफी रहा ज्वाइन करने के साथ ही। ज्वाइन करने के साथ, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ा हादसा, एक्सीडेंट हो जाना गंगा एक्सप्रेसवे पर, और वो भी निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर। अब उसमें खैर गिरफ्तारी हो गई है कार चालक की, और उसको जो है हत्या के मामले में जेल भी भेज दिया गया। एक्सीडेंट पे बीएनएस 105 यानी कि पहले जो धारा थी 302, उस मामले पर एफआईआर दर्ज किया है रायबरेली पुलिस ने, और कार को जब्त किया है, और कार चालक जो कौशाम्बी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये खैर उससे काम हुआ रायबरेली पुलिस का, लेकिन जिस तरीके से जो सारी चीजें रही, इसको अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और प्रत्यक्षदर्शियों की अगर बात करें तो प्रत्यक्षदर्शियों में लगभग 3 से 4 लोग, टोटल 4 में थे, और सब प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से नशे में धुत थे। तो ये घटना बड़ी थी और उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा। अब खैर इससे पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा है। अब दूसरा अखंड मैं आपको बात करूं, इसलिए कह रहा हूं कि ज्वाइन करते कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहा। ये हम अक्सर अखंड देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब किसी भी आईएएस पीसीएस का तबादला होता है, और खासकर पीसीएस रैंक की जब तबादले होते हैं अखंड, तो अक्सर जो चोर, लुटेरे, डकैत, इस टाइप के लोग होते हैं, ये एक उस दौर से लेकर के उस दौर तक का इंतजार करते हैं, और आने वाले समय में वेट करते हैं कि ट्रांसफर के दौरान पुलिसिंग सुस्त हो जाती है। और ये हकीकत भी है कि ट्रांसफर के दौरान पुलिसिंग सुस्त पड़ जाती है, और उसी का जो है कहीं ना कहीं फायदा भी उठाते हैं लोग। और अगर हम बात करें तो जो आईएएस पीसीएस की, जब खासकर पीसीएस की जब आईपीएस की जब ट्रांसफर होते हैं आईपीएस के, तो ऐसे जो चोर, बदमाश टाइप के लोग हैं, वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये कई जगह देखा गया है, अक्सर आप भी देखेंगे कि इस दरमियान, ट्रांसफर पोस्टिंग के दरमियान ये घटनाएं होती है, क्योंकि लोग अपना ताक में रहते हैं कि कुछ हो, और उसके बाद जिले में उथल पुथल की जाए। तो खैर ये हादसा हुआ, ये तो चूंकि गैर इरादतन हादसा था ये, और हत्या भी लिखी गई है, तो गैर इरादतन हत्या लिखा है एफआईआर में भी। दूसरा, अब मैं बात कर रहा हूँ 6 तारीख की घटना है, थाना गदागंज के मखदूमपुर चौकी की है। हमारे पास एक बाइट है, और बाइट के साथ साथ एक तस्वीर भी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुणेंद्र कुमार है, पिता का नाम राजकिशोर। क्या हुआ आपके साथ? हम दुकान बंद करके दुकान से निकले, 2 बैग लेके, एक पिट्ठू था, एक आगे था। उसमें इन्हें संजत कैमरा था, 5 बैग की, 2 चार्जर, एक मोबाइल का चार्जर, 2000 रुपये कैश। वो लेके हम दुकान से निकले तो गाड़ी, राम नरेश कबाड़ी की दुकान है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, और गाड़ी, वो हम गाड़ी लेके आए, हमका क्रॉस करके आगे निकले। और उसके बाद गाड़ी को बीच रोड में लगा दिया। जब पीछे करे लगा तो हम सोचा निकल जाए, कहीं बहुत होशियार बंदा, गाड़ी की चाबी बंद करेंगे, आगे बैग छीनी नहीं, और छीन के गाड़ी के अंदर, लेकिन बैग पकड़े रहे हैं जब तक गाड़ी के अंदर चले, गाड़ी के अंदर गए। उसके बाद हमें मरबू भी हैं, फिर हमारा बैग छीन के लेके। कितने लोग थे? देखिए अगल, ये थाना गदागंज क्षेत्र के मखदूमपुर चौकी की घटना है। 6 तारीख की घटना है, फ्राइडे की। और इसमें एक व्यापारी अपनी दुकान को बंद कर करके जा रहा होता है, और इसके बाद जो है ये घटना होती है, और ये लूट हो जाती है। लूट इन द सेंस अगर बात करें तो बहुत ज्यादा पैसे की लूट नहीं है, 2000 रुपए की लूट है। प्लस इनके जो है, चूंकि कैमरे का काम करते हैं, तो हाईटेक कैमरे बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पीड़ित ये बता रहे हैं कि हमारे पास हाईटेक कैमरे थे, और उनकी कीमतें भी इन्होंने बताई है काफी मात्रा में रही है। और ये कैमरे की लूट हो जाती है, और 2000 रुपए इनके बैग में था, वो लूट लेकर जाए। और जो कुछ सेकंड पहले विजुअल दिखाया हमने, उस विजुअल में साफ दिख रहा है कि सीसीटीवी में कार, औरा कार है, वो जाते दिख रही है। और इस विषय पर रायबरेली एसपी से IBC 24 की अभी जब बात हुई, तो उन्होंने बताया कि पुलिस की कई सारी टीमें लगी हुई हैं,
जल्द ही इस पर कुछ एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट रायबरेली पुलिस देगी। और उसके साथ ही इसमें जब क्षेत्राधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ बात हुई है और घटना आई है सामने और इस पर बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से रायबरेली पुलिस एसपी रवि कुमार के लिए चैलेंजिंग है कहीं ना कहीं ज्वाइन करने के बाद ऐसी कुछ घटनाओं को हो जाना और लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं जो घट रही है उनको लेकर के भी लगातार ये सारी चीजें हैं। अब उसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि रायबरेली में दरमियान अगर मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आईपीएस चेंजिंग जब हुई तो ज्वाइन करने और जाने और आने के बीच में ये घटनाएं हो रही हैं और ये नॉर्मल घटनाएं हैं, तो इसको बहुत ज्यादा वो नहीं लेकिन छुटपुट घटनाएं चल रही है। और जैसे अभी रायबरेली एसपी अगर रवि कुमार की बात करूं तो रवि कुमार ज्यादातर जब से आए हैं एक भी दिन उन्होंने अभी गैप नहीं किया है कि एक भी थाने की मतलब रात को अक्सर या दोपहर में या दिन में देखने को मिल रहा है, पुलिस मीडिया ग्रुप में आ रहा है कि रवि कुमार रात को या दिन में जब उनको टाइम लग रहा है वो अपने चूंकि लगभग अगर बात करें तो महिला थानों को लेकर 23 थाने हैं रायबरेली में, तो अभी तक वो 5 से 6 थानों का निरीक्षण कर चुके हैं, औचक निरीक्षण। और कल रात भदोकर थाने का औचक निरीक्षण भदोकर में किया और जगतपुर का किया, फिर शहर कोतवाली मेलेरिया थाना, ऐसे तमाम सारे। तो ये चूंकि दिख रहा है कि फील्ड पे ज्यादातर दिख रहे हैं कप्तान साहब, तो कहीं ना कहीं उनसे आज भी बात हुई इस लूट के बारे में तो उन्होंने कहा कि जल्द इसका हम खुलासा करेंगे, टीमें लगी हुई है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, चैलेंजिंग जरूर होता है नए कप्तान के लिए अगर वो नई पोस्टिंग पर आता है और इस दरमियान कोई घटनाएं घटित होती हैं तो कहीं ना कहीं कप्तान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी और उसके सर पर इसका खुलासा करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात की और उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इस पूरी लूट की घटना का हम खुलासा करेंगे, तो अपने आप में बड़ी बात है। उस तेज तरार हो चाहे युवा कप्तान हो या फिर जिस तरीके से उनकी नवीन तैनाती हो और उसके बाद इस तरीके से अपराधियों का खुला चैलेंज हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। जितेंद्र बने हुए हमारे साथ। कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से बहुत चर्चित कांड जिस तरीके से बस्ती में देखा गया, एसआई अजय गौड़ की मामले में जिस तरीके से उनकी बॉडी अयोध्या के सरयू नदी से मिली थी। फिलहाल अखंड आपको बता दें इसमें कहीं ना कहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में ये भी पुष्टि हुई है कि जो अजय गौड़ है वो सरयू नदी में अगर वो डूबे थे तो उनके फेफड़ों में पानी नहीं कहीं से मिला। तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गया कि अजय जो है बस्ती से अयोध्या कैसे पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में सरयू घाट पे क्यों गए थे, वहां पे क्या उनकी किसी ने हत्या कर दी है या स्वयं वहां पे उन्होंने छलांग लगाई है। कहीं ना कहीं जो सवाल है कहीं ना कहीं वो अभी भी जो है एक मुखबिर सूचना की तरह बना हुआ, क्योंकि पुलिस अभी तक कहीं भी पूरे मामले में एंगल से हर तरीके से जांच कर रही है, लेकिन ये पुलिस को अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हो पाई, ना ही समझ जांच में अभी तक क्लियर हो पाया कि अजय की हत्या की गई है या उन्होंने स्वयं नदी में छलांग लगाई है या किसी ने उनको डुबोया है। अभी तक कोई ऐसी पुष्टि सामने होती हुई नजर नहीं। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है क्योंकि बॉडी पे कुछ खरोच के निशान बताए, क्योंकि ये भी जाना जाता है कि अक्सर नदी में या कहीं पानी में डूबने के बाद में कुछ लकड़ियां पत्थर कुछ होते होते हैं जिससे खरोच के निशान आ जाते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं से भी पीएम रिपोर्ट में कुछ खुलासा नहीं हुआ। जो बिस्तरा है उसको सुरक्षित कर दिया गया। फिलहाल 1 महीने के बाद उसको देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षित करने के बाद में जो फॉरेंसिक टीम है या फॉरेंसिक जो एजेंसियां हैं उनको भेजा गया, वहां से जांच किया जाएगा। उसके बाद ये क्लियर होगा कि अजय गौड़ की हत्या की गई है या वो डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया बस्ती की पीएम रिपोर्ट में ये क्लियर हो चुका है कि अजय जो अगर पानी में वो गए थे तो उनके फेफड़े में पानी क्यों नहीं है। तो सवाल तो कहीं ना कहीं अगर ये बना हुआ है। फिलहाल अब बस्ती पुलिस बस्ती के सीसीटीवी कैमरेज के अलावा अयोध्या के भी सीसीटीवी कैमरेज है वो खंगाल रही है। उनके जो मोबाइल लोकेशन है, मोबाइल से उनसे कितने लोगों की बात हुई है, वो भी सारी चीजें खंगाल रही है। लेकिन एक चीज और सामने आई है कि अजय जब बस्ती क्योंकि परशुरामपुर थाने से जब वो बस्ती मुख्यालय पहुंचे थे तो मुख्यालय से उनके साथ एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ दिखाई पड़ा है। उनसे भी पूछता गया, लेकिन ये जानकर कि जो पीछे बैठा था वो सफाई कर्मी है। लेकिन अभी भी जैसा मैंने अखर बताया कि उनकी जो गाड़ी है वो बस्ती के अमर घाट से मिली थी और लास्ट लोकेशन भी वही थी। तो फिलहाल पुलिस जिस तरीके से लगातार सारे सीसीटीवी कैमरे बाकी एविडेंस है, कॉल डिटेल्स है, सारी चीजें खंगाल रही है। अब देखना होगा कि आगे उसमें क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा देखने को मिलती है, क्या किस तरीके से उनकी हत्या हुई है। ये सारे जो सस्पेंस है इसका सारा राज अब कहीं ना कहीं अब बस्ती पुलिस के जो है पैनी नजर बनी है उसमें होगा। देखना होगा क्या इसमें आगे होता है, क्योंकि अजय की जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं उनको अपने जो उनका गृह स्थान है देवरिया वहां पे ले जाकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया है।
फिलहाल उनके भाई ने कहीं ना कहीं पूरे मामले में डीएम से और खास तौर से यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री से इस मामले में बात भी करूंगा, क्योंकि वो झांसी में ऑलरेडी उनके जो छोटे भाई है वो एडीएम है। फिलहाल अब देखना होगा अखंड इसको जांच में क्या खुलासा होता है, क्या आगे क्या किस तरीके से ये सस्पेंस का राज खुलता है। अखंड देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अनसुलझी पहेली सी बन गई है जो एसएसआई की मौत है, और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और बड़े ही तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं जब जिन्होंने बस्ती ज्वाइन किया है, उनके आते ही इस तरीके का पूरा मामला आना और इस तरीके से एक पुलिस महकमे के ही एक जिम्मेदार व्यक्ति का इस तरीके से मृत पाया जाना अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार सॉरी सॉरी कि आखिरकार क्या वजह रही कि एक व्यक्ति, एक पुलिस कर्मी इस तरीके से मृत पाया जाता है और पुलिस के लोगों को उसकी जानकारी तक नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच तो कर रही है और कहीं ना कहीं उनके भाई भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस की कार्रवाई पे उनके भाई इस समय संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके भाई ने ये बिल्कुल कहा था, ये आरोप सही, उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि अगर पुलिस अब सही समय से अपना काम करती तो शायद उनके भाई की मृत्यु नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं पूरे थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए, लाइन हाजिर कर देना चाहिए। खास तौर पर उन्होंने सीओ पर उंगली लगाते हुए यह भी कहा था कि सीओ को जो है लाइन हाजिर कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली से वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए शायद उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री से इस मामले में बात करूंगा। तो स्वाभाविक बात है, पुलिस की कार्यशैली से उनके जो भाई है वो खुश होते हुए नजर नहीं आया। खंड बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं उनके भाई के विजुअल्स हमने देखे किस तरीके से वो धरने पर बैठ गए थे और डीआईजी ऑफिस से लेकर के तमाम जगहों पर पुलिस लाइन जाने की बात हो रही थी और साफ तौर पर वो भावुक भी थे। और कहीं ना कहीं एक भाई के जाने का गम क्या होता है वो साफ तौर उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक पुलिसकर्मी गायब होता है, पुलिस को जानकारी नहीं होती और अब तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा अहम सुराग नहीं लगाया जिससे इस मामले में ये हत्या है, साजिश है, आत्महत्या है या फिर कोई हादसा है, कुछ भी इसमें निकल करके सामने नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार एक पुलिसकर्मी की बस्ती से इतनी दूर पर जाकर के कैसे डेड बॉडी मिलती है, अपने आप में सवालों के घेरे में है। और पुलिस की कार्यशैली पर भी उनके भाई सवाल खड़े कर रहे हैं। और जैसा कि जितेंद्र ने बताया है कि साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली से कहीं ना कहीं नाखुश होकर के जो उनके भाई हैं, जो एडीएम है झांसी में, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार बस्ती पुलिस के किन कर्मचारियों की गलती की वजह से इस तरीके की बातें हुई है, इस तरीके का हादसा हुआ है, इस तरीके की घटना घटित हुई है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों इस पूरे मामले में, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरकार जितेंद्र, इस पूरे मामले पर बस्ती पुलिस के आला अधिकारी क्या कहते हैं, उनसे आपने बात की, उनका कुछ इस पर रिएक्शन आया इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, बस्ती के जैसे कि नवांगत पुलिस अधीक्षक जो यशवीर सिंह है इस मामले में उनसे बात की गई। उन्होंने साफ बताया कि जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से ये नया सस्पेंस सामने आ गया है तो चैलेंजिंग कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बन गया हुआ, क्योंकि अब बस्ती से अयोध्या तो जो दोनों की जो 60 और 70 किलोमीटर की जो दूरी है, इस डिस्टेंस के बीच में क्या उनके साथ हुआ है, कहाँ कहाँ वो रुके हैं या क्या चीजें, अब सारी चीजें जो है वो साक्ष्य और एविडेंस के ऊपर टिकी हुई है। पुलिस अब बस्ती से लेकर अयोध्या तक के बीच के जो सीसीटीवी कैमरे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमहर तो उनकी गाड़ी देखी गई, अमहर तो वो किस साधन से, क्या वो बस से गए या मोटरसाइकिल से ये गए या कार से, कोई अभी तक ऐसा तथ्य क्लियर नहीं हुआ किस साधन से वो अयोध्या पहुंचे। लेकिन अयोध्या के जो सीसीटीवी कैमरे है वो खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अब सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं अब नया पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी होगा या जिनके द्वारा हत्या की गई है या साजिश की गई है, ये सारी चीजें जो सस्पेंस है उसका राज अब जो है पुलिस की कार्रवाई के बाद ही कहीं ना कहीं सस्पेंस का राज खुलेगा। अखंड बिल्कुल, इस सस्पेंस से पर्दा उठाना चाहिए और पुलिस को हर तह तक जाना चाहिए। जो भी जिम्मेदार है, अगर किसी की गलती, किसी की जिम्मेदारी है और कोई भी इसमें लापरवाही जिसकी है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पूरी घटना से पर्दा उठाना चाहिए पुलिस को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनसुलझी पहेली बन चुका है और इस पहेली से जितना जल्द पर्दा उठेगा उतना जल्दी इंसाफ उस पीड़ित उस मृतक इंस्पेक्टर के साथ होगा, क्योंकि उसके परिवार वाले भी उनके साथ परेशान है और कहीं ना कहीं जिस तरीके का आरोप लगाया वो कई किसी साजिश की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में पानी न भरने की बात पाई गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इशारा हत्या की तरफ जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या कोई दोषी होता है या फिर किसी ने हत्या की है, क्या किसी हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, जल्द से जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ऐसा कहना है बस्ती पुलिस का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इसमें नजर बनाए रखिएगा, अगर कोई अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। रविंद्र हमारे साथ महोबा से बने हुए। रविंद्र, कौन सी बड़ी खबर है महोबा से आज की?
आज सुबह प्रातः 6 बजे प्राचीन सूर्य मंदिर में देव मंत्रों के साथ जो है सूर्य आरती की गई और आयोजन का शुभारंभ किया है, जिसमें महोबा की जिलाधिकारी गजल भारद्वाज सहित तमाम आला अधिकारी जो है मौजूद रहे। ये आयोजन जो है 11 फरवरी से 16 फरवरी के बीच जो है चलने वाला है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दूर दराज से पुस्तक मेला और तमाम प्रकार की चीजें जो है आयोजित की गई हैं। ग्रहों के अध्ययन के लिए सूर्य पैनल लगाए गए हैं और दूरबीनों से उन ग्रहों की गणना की जा रही है। वो तमाम प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है प्रशासन द्वारा आयोजित की गई हैं। क्या विशेष महत्व है, जरा हमारे दर्शकों को बताने का क्या प्रयास कीजिए रविंद्र, क्योंकि देखिए जिस तरीके की आपने बातें बताई और किस तरीके से प्रशासनिक अमला पूरे इस महोत्सव के लिए फील्ड पर है, तो आखिरकार क्या जो बड़ा महत्व है इस पूरे पर्व का कि जिसकी वजह से इसमें प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है? 11 जनवरी 1995 को जो है महोबा का सृजन दिवस मनाया गया था, स्थापित किया गया था। महोबा को जिला का दर्जा मिला था। तभी से निरंतर जो है महोबा महोत्सव के रूप में यहाँ 11 फरवरी आयोजन किया जाता है, 11 फरवरी के दिन। और इस आयोजन को काफी समय से ये जो है किन्हीं कारणों के चलते जो है निरस्त किए गए थे, लेकिन अब ये नए जिलाधिकारी जो गजल भारद्वाज जी जो महोबा आई हैं, इन्होंने एक जो है ऐतिहासिक चीज को जो है फिर से दोबारा शुरू करने की जो है मुहिम की है और इसका नाम बदलकर जो है महोबा महोत्सव का नाम बदलकर सूर्य महोत्सव है। सूर्य महोत्सव में आपको बता दूं कि कोड़ांग के बाद अगर कोई दूसरा सूर्य मंदिर है वो महोबा में स्थापित है। इस प्राचीन धरोहर को पर्यटन की दृष्टि से विस्तार के लिए और तमाम प्रकार की महोबा के लोगों को नई सौगात देने के लिए इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। बिल्कुल, रविंद्र ने जिस तरीके की एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और बताया नहीं कि महोबा महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, बल्कि सूर्य की जो बात कही जा रही है इसमें, वो साफ तौर पर इंगित करती है कि कहीं ना कहीं महोबा अपने आप में इसके लिए एक विशेष और प्राचीन महत्व रखता है, जिसकी वजह से 11 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक ये विशेष महोत्सव चलेगा। और इसके लिए जो नई जो डीएम है, उन्होंने इसको फिर से शुरू करने का काम किया है, जो अपने आप में महोबा की जो पहचान है, जो प्राचीन उसकी प्राचीन सभ्यता है या कहीं प्राचीन काल से जुड़ी हुई जो मान्यता है, उसको कहीं ना कहीं महोत्सव के माध्यम से बताया जाएगा और एक अलग स्थान और एक अलग जानकारी लोगों को भी होगी। और महोबा किस लिए जाना जाता है, क्यों अस्तित्व में है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों को इसकी वजह से जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश हमारे साथ बने हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से आज की? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, एक आज सुबह एक दर्दनाक घटना हुई है। टाइगर ने एक महिला के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते ये हमला हुआ है। जब हमने वहां गांव में जाकर जब लोगों से जानकारी ली तो वो लोगों ने ये बताया था कि ये महिला जो है वो लकड़ी बीनने लगभग जंगल के अंदर गई हुई थी और इसी बीच झाड़ियों में छुपा टाइगर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। और लगभग ये जो घटना है, टाइगर उसे 20 किलोमीटर अंदर जंगल में ले जाया गया। यहाँ पर फील्ड डायरेक्टर मनीष कुमार जी हैं, उनसे भी हमने इसके बारे में जानकारी ली है। उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से जंगल के अंदर लोग लकड़ी बीनने या किसी भी काम के लिए, पहली बात तो प्रतिबंध नहीं जाना चाहिए, और वो महिला अंदर गई थी जिसपे टाइगर ने हमला कर दिया, उसकी मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर जो टाइगर है वो काफी दिनों से घूम रहा था। कहीं ना कहीं टाइगर की संभावना बनी हुई थी हमले की, और उसके बावजूद भी टाइगर ने आज उस महिला पर हमला बोल दिया, जिसकी चलते उसकी मौत हो गई। जिस तरीके से आकाश जानकारी आ रही है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में वो महिला गई थी, क्या सही जानकारी है? क्योंकि आपने तो सारे वीडियो फुटेजेस या फिर यहाँ यूं कहे कि आप मौकाए जहां पर इस तरह की घटना घटित होगी वहां पर भी गए होंगे, मौके पर भी गए होंगे, तो आपने क्या पाया? क्या प्रतिबंधित क्षेत्र में महिला गई थी या फिर जो जिस तरीके से टाइगर का हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने ही इलाके में हुआ है? ये पूरा मामला पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र का है, यहाँ से महोफ लगता है। और महिला जो परिजनों ने बताया था कि वो किसी काम से गई थी, मगर जब हमने इसकी विस्तार से जानकारी ली है जी, तो ग्रामीणों ने ये बता दिया था कि ये महिला लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गई हुई थी, लकड़ी बीन रही होगी, तभी झाड़ियों में छिपा टाइगर ने उस पर हमला बोल दिया, जिसके चलते उसे लगभग 20 किलोमीटर अंदर घने जंगल में ले जाया गया और उसके जो गर्दन पे हमला किया है, और उसके जो सब था वो काफी अलग कंडीशन में था, जो दिखा नहीं सकते थे और बता भी नहीं सकते हैं।
कि काफी स्थिति खराब बनी हुई थी उस महिला की। अरे आकाश, सबसे बड़ी बात है वन विभाग के अधिकारियों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जब हमने उनसे यहाँ के जो डीएफओ हैं मनीष कुमार जी से बात की है तो वो ये बोल रहे थे कि हम लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्र है, मगर कुछ लोग जो हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है वो जंगल से लकड़ियां लेने चले जाते हैं। हालांकि कड़े दिशा निर्देश है, जंगल के अंदर किसी भी व्यक्ति का आना प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी जो आसपास के इलाके हैं उसके लोग जो जंगल में पहुंच जाते हैं कुछ लकड़ियां लेने की वजह से, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। अब वन विभाग सही कह रहा है या फिर वहां के लोग जो निवासी हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर जो जिम्मेदारी बनती है लोगों की भी कि ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र में ना जाएं और कहीं ना कहीं वन विभाग की जो गाइडलाइंस है, जो उनके दिशा निर्देश है उसका पालन जरूर करें। लेकिन वन विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर लोगों को जागरूक करे और ऐसे किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए उनको मना करे, उनको जागरूक करे। कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे पीलीभीत में लगातार हो रहे हैं, जैसे इस तरीके के जो टाइगर के शिकार, कई ऐसी घटनाएं लगातार सामने आई जिसकी वजह से वन विभाग पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वन विभाग के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर ना जाए, क्योंकि ऐसे जगहों पर इस तरीके के हमले साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आकाश, पूरी घटना पर नजर बनाए रखिएगा और कोई भी अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया और एक बड़ा मेगा बजट पेश किया, वो साफ तौर पर 2027 के जो इलेक्शन है उसको लेकर के देखा जा रहा है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।